3, 2, 1. सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत। आप देख रहे हैं EXP हब। यार, जैसा कि तुमने थंबनेल देख लिया होगा, मैं अभी एक अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ जो कि कोटा से पढ़ के आया है। अब भाई पता है क्या सीन है कि वो कोटा से पढ़ के आया है, तो भाई वो लॉकडाउन में आया था। अभी तुम्हें पता है कि 1 साल से ऊपर तो हो ही चुका है। तो उसको परेशानी आ रही थी कि यार रूम वैसा नहीं मिल पा रहा है। तो उसने अपने रूम को ना, जैसे उसके कोटा का रूम था, वो नोट्स वगैरह जैसा तुम्हें थंबनेल में दिख रहा होगा वैसा उसने बना दिया है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो यार पूरी वीडियो देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं। आज मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के घर पे, जो कि कोटा से पढ़ के आया है। तो उसका रूम, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, दिखाने वाला हूँ। तो चलो यार नीचे उसका रूम है, दिखाता हूँ। चलो चलो। 3, 2, 1. तो भाई चलो तुम्हें उस बंदे से मिलवाते हैं जिसका ये रूम है, जो कि कोटा से पढ़ के आया है, जिसने अपना रूम जो है पूरा कोटा की तरह बना दिया है। और उससे बात करते हैं कि उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज कैसी थी, उसने कैसे पढ़ा, उसने कितने घंटे पढ़ा, वगैरह वगैरह। तो चलो यार उससे बात करते हैं। प्रशांत ने मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर ही दिया होगा, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। लॉकडाउन के बाद मैं कोटा से जब घर पे आया तो मेरे को बहुत पढ़ाई में भी माहौल नहीं मिल रहा था कोटा वाला पढ़ने के लिए, और प्रॉब्लम भी बहुत आ रही थी। सेटिंग पावर खत्म हो गई थी। कोटा में तो हम मैक्सिमम 11 12 घंटे पढ़ते थे, यहाँ पे तो हम 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। तो फिर उसका कोटा वाला माहौल लाने के लिए मैंने थोड़ा अपना रूम को मॉडिफाई करा, जैसे मेरा कोटा में था रूम। सुमित, जैसे कि तूने PCBM दोनों ले रखी है, तो भाई पढ़ना तो बहुत पड़ता होगा। तो भाई सभी स्टूडेंट्स को इतना बता दे कि टाइम टेबल वगैरह क्या सीन है, और कितना पढ़ लेता है, कितने घंटे वगैरह वगैरह, तो वो बताया। गाइस, मेरा एक दिन में लगभग 12-13 घंटा हो जाता है। उसमें मैं अपना सारा एलन का और जितना भी नोट्स प्रिपेयरिंग होता है, एक्स्ट्रा वर्क जितना भी होता है, हार्ड वर्क वगैरह, जो भी मैं अपना एक्स्ट्रा सिलेक्शन के लिए जो करता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ वर्क, वो अपना हो जाता है 13 घंटे के अंदर सफिशिएंट है, हो जाता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे 2 टाइम टेबल हैं, एक तो संडे को होता है और एक मंडे टू सैटरडे होता है। 2 टाइम टेबल बना रखे हैं ताकि अपना डे भी वेस्ट ना हो। जो हॉलीडे होता है उसमें हम अपना अलग से टाइम टेबल बनाए, वो भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही दोनों अलग अलग बना रखे हैं। तो चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी बड़ी यूनिक सी बात सुनने को मिली, 2 टाइम टेबल हैं। तो यार 2 टाइम टेबल भी देख लेते हैं। ये पहला वाला है, ये कौन से दिन का है? ये मंडे टू सैटरडे वर्किंग डे का। अच्छा। इसमें लगभग मेरे को 13 घंटे, इसमें मेरे सिटिंग पावर है 13 आवर। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले 5 से 8 बजे तक का रहता है उसमें मैं अपना रिवीजन, टेस्ट प्रिपेयरिंग करता हूँ और होमवर्क करता हूँ, जो भी अगर कोई पेंडिंग रह जाता है होमवर्क। और इसमें उसके बाद 9 से 11 पेंडिंग वर्क कंप्लीट करता हूँ, इसमें भी पेंडिंग वर्क। और 11 से 12 कंप्लीट एलन लेक्चर, जो एलन कोटा से जो मेरे को लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं, वो मैं इसमें 3 घंटे में कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद 2 से 3 नोट्स प्रिपरेशन करता हूँ। 3 से 4 फिजिक्स की कोचिंग लेता हूँ, जो अपने बोर्ड प्रिपेयरिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस ले रखी हैं। उसके बाद 4 से 5 अपने नोट्स मेकिंग करता हूँ, जो मेरा अगर कोई नोट्स पेंडिंग रह जाता है, करना बाकी रह जाता है, तो वो करता हूँ। उसके बाद 5 से 6 बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री कोचिंग, जो लाइव क्लासेस चलती हैं, और 6 से 7 इसमें भी नोट्स मेकिंग। उसके बाद आता है 7 से 8, ये इसमें अपना रिवीजन करता हूँ, जितना भी एलन का जो पढ़ाया हुआ रहता है एक दिन में पूरा रिवीजन करता हूँ। और ये इसमें 8 से 9 का ब्रेक, एक अच्छा रिलैक्स लेता हूँ, इसमें मैं लंच वगैरह कर लेता हूँ।
उसके बाद ये 9 से 11 बजे तक मैं अपना एलन का सारा होमवर्क करता हूँ, जितना भी होमवर्क होता है वो सारा होमवर्क कंप्लीट करता हूँ इसमें। तो मतलब अगर नींद इसमें कैलकुलेट कर पा रहा हूँ मैं तो 6 घंटे की बैटरी है भाई नींद। तो भाई 6 घंटे सोना इतना पढ़ना भी यार बहुत बड़ी बात है। लोग तो इस शेड्यूल को फॉलो ही नहीं कर पाते भाई। यार बहुत अच्छा है ऐसा शेड्यूल, अगर बनाओगे तो यार जेई नीट क्लियर हो ही जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे कि प्रशांत भाई ने बोला कि नींद, अब इसमें मतलब कभी कभी जैसे रिलैक्स है, ब्रेक है, तो जैसे मैं हालांकि ये माना जाता है कि यार 6 घंटे सफिशिएंट नहीं रहते हैं नींद किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। तो जो ब्रेक है इनमें मैं आधे घंटे की एक नैप ले लेता हूँ। तो उसमें मतलब अपना मैक्सिमम 7 घंटे का तो कर ही लेता हूँ। 7 घंटे तो बहुत जरूरी होता है। अगर अच्छी स्टडीज करनी है तो उसके लिए 7 घंटे नींद अच्छी होती है। तो भाई अब करते हैं दूसरे टाइम टेबल की बात, जो कि है हॉलीडे वाला। तो यार चलो एक बार वो भी दिखा दे सुमित की। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे 2 टाइम टेबल हैं। हॉलीडे टाइम टेबल की मैं बात करता हूँ तो इसमें मैक्सिमम मेरे 11 घंटे 11 आवर हो जाता है। इसमें मैं 11 घंटे की सिटिंग देता हूँ। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें मैं मैक्सिमम संडे वाले दिन, ये हॉलीडे वाले दिन रिवीजन का रखता हूँ। पूरा जो भी एक हफ्ते में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करता हूँ पूरा। तो आपने देख रहे होगे इसमें 11th का ज़्यादा रिवीजन का पार्ट है। तो मैं 11th रिवाइज ज़्यादा करता हूँ और 12th को मैं वर्किंग डे में ही रिवाइज कर लेता हूँ। तो ये मेरा हॉलीडे का है और इसमें अपने 11th 12th 22 जितना भी है सब रिवीजन। तो यार सुमित मतलब तू इतना 11th पे क्यों फोकस कर रहा है? मतलब 11th भी जरूरी है क्या? हाँ, जैसे कि एलेंस के टीचर्स भी बोलते हैं कि 11th का मतलब कंटेंट बहुत आता है एग्जाम में, और 11th वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो 12th में बहुत कंट्रीब्यूट करती है चैप्टर को समझने में। तो मैं इसीलिए 11th को बहुत मतलब प्रायोरिटी देता हूँ। तो ये मेरा 11th का है बस। जैसे कि आप सब देख ही पा रहे होगे, रूम इतना ही तगड़ा बना रखा है। तो यार मेरे तो भाई कम समझ में आ रही है कि इतनी सारी चीजें क्या क्या लगा रखी हैं। तो यार सुमित भाई तू ही बता दे, मतलब इतने सारे जो शॉर्ट नोट्स वगैरह चिपका रखे हैं क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दे थोड़ा। गाइस पहला वाला तो है कॉमन नेम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें सारे कॉमन नेम है जो 11th 12th में रिएक्शन वगैरह में काम आते हैं। तो ये देख सकते हो 1 से लेके 56 तक ये सारे कॉमन नेम है जो बहुत इजी होता है हमें चीज मेमोराइज करने में। तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यार भाई मतलब इतना बड़ा चार्ट लगा रखा है, तुम देख सकते हो 56 का। अगल बगल में भी बहुत सारे केमिस्ट्री की तुम्हें चीजें दिख रही होंगी। तो भाई ये केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट होती है ना भाई सुमित? कितनी इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री जेई नीट के लिए? तो गाइस कॉमन नेम के बगैर मतलब केमिस्ट्री तो अधूरी है। हम कह सकते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सारे कॉमन नेम याद होते हैं। अगर तुम्हें कॉमन नेम नहीं पता तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप बना ही नहीं सकते। अब मैं बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की। हाँ, पीरियोडिक टेबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक बेसिक है। अगर ये नहीं तो कुछ मतलब तुम्हारा इतना अच्छा कमांड नहीं रहेगा केमिस्ट्री पे। तो ये जो चिट्स आपको दिख रही हैं ये इनके मतलब शॉर्ट ट्रिक्स हैं याद करने के लिए, जो हमें मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं इजीली याद करने के लिए। इजीली याद करने के लिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सबको याद करने के लिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो यार कितनी इंपॉर्टेंट रहता है पीरियोडिक टेबल? मतलब ये तो शायद बेसिक ही रहता है पूरी केमिस्ट्री का। हाँ, पूरा बेसिक है क्योंकि हम इसमें मॉलिक्यूलर मास वगैरह रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 11th 12th दोनों में ही बहुत यूज होती है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक है, मतलब ABCD है ये तो यार ये सुमित ये सब मतलब मैं देख पा रहा हूँ इतनी सारी चीजें हैं, शॉर्ट चीजें। तो ये है क्या? एक बार इन चीजों के बारे में बता थोड़ा यार। चलो बताते हैं। तो देखो पहले तो ये है मतलब जो ये चिट्स हैं ये ओवरऑल वो चीजें हैं जिनके चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम में आने के लिए, और जो कि एग्जाम देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो ये मेरे कुछ बायो के इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनका तो इनमें से मतलब आना है तो आना ही है। मतलब ये बायो के हैं मतलब? हाँ, ये बायो के। तभी मुझे समझ नहीं आ रहे क्या लिखा है ये सब। बायो तो यार समझ आती नहीं मुझे, पर जो भी है अच्छा ही है। अब एक बार आगे का और बताना ये सब। ये बायो का है और ये टोटली मोल कॉन्सेप्ट वगैरह है, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, ये 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री है पूरी। और ये तुम देख ही सकते हो, इसमें तो लॉग की टेबल्स वगैरह हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये तो कॉमन भी है और ये कॉमन सबको याद भी होनी चाहिए। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें मैं ये दिखाना चाहूंगा, मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट का माइंड मैप है। अगर कोई भी मतलब हम इससे पढ़ लें, पूरा एक बार रिवाइज कर लें, तो पूरा 80-90% हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अच्छे से। अच्छा, तो मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो बहुत पूरा ओवरव्यू एग्जाम देने से पहले बहुत। और मैंने सुना भी है यार मूल कॉन्सेप्ट के तो बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई नीट दोनों में ही, और काफी इंपॉर्टेंट है। तो और ये नीचे भी देख लेते हैं यार, ये नीचे सब क्या है? ये जैसे कि काइनेमेटिक्स, ये पूरी काइनेमेटिक्स है। इनमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो लगता है कि हम भूल सकते हैं, हाँ, उनको मैंने इसमें लिख दिया है ताकि कभी भी टाइम मिले तो मैं इनको ओवरव्यू ले सकूं।
यार एक चीज और पूछनी थी मुझे, ये क्या है, ये और बताना एक बार। ये सब ये थोड़ा मेरे को एक पेन स्टैंड पे दिखा तो यार, थोड़ा लगा कि एक बार इसके बारे में पूछ लूँ, तो क्या है? ये केमिस्ट्री है 12th क्लास की, जैसे तुमने देखा सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ, कभी मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो यूट्यूब से एडवांस चलता हूँ मैं कोचिंग से, ताकि चीज़ों को समझने में बहुत इजी हो। तो ये नंबर ऑफ लेक्चर्स लिख रहे हैं कि 26 35, ये जिस पर्टिकुलर टीचर से मैं पढ़ता हूँ। तो ये तो ओवरव्यू उसका ही है बस। अच्छा, ये भी मुझे दिख रहा है, एक बार इसके बारे में बताना है क्या है। जैसे कि आप सब जानते होंगे तो केमिकल बॉन्डिंग है, जो भी बहुत 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन तो मतलब हर साल आते हैं, 3-4 जेई में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। तो गाइस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती, इन चीज़ों को बार बार देखना पड़ता है ताकि ये अपने माइंड में बहुत अच्छा कनेक्शन बना लें। ये चीज़ें बार बार में पढ़नी पड़ती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि मैं भी यही करता हूँ कि मतलब बुक को उठाने से अच्छा है कि हम चीज़ें डायरेक्ट सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें पढ़ने में मज़ा आता है, इस चीज़ों को एक इकट्ठे में सारी चीज़ अरेंज वे में मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। यार इससे बढ़िया क्या मिल सकता है, मतलब तुम देख सकते हो कंपाउंड वगैरह के नाम भी लिखे हुए हैं, शेप लिखी हुई हैं। और यार मैंने तो देखो जेई का तो मुझे आइडिया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में कि कौन सी शेप है, कौन सा कंपाउंड की क्या शेप है। तो यार अगर ये नहीं बना रखा तो यार भाई दिक्कत हो जाएगी, बना लो इसको पढ़ के जल्दी से। मेरे को ये तो कुछ रोटेशन जैसा लग रहा है, ये तो वो है जिससे नीट वाले तो भाई बहुत घबराते हैं और जेई वालों के एडवांस के क्वेश्चन हिलते हैं नहीं। तो यार इसके बारे में बताना है यार सुमित, मतलब रोटेशन का क्या क्या लगा रखा है। ये रोटेशन का मतलब बेसिक्स है, जो रेडिएशन ऑफ गायरेशन, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ये तो मतलब कॉमन बेसिक्स है रोटेशन का। जैसे कि तू जेई नीट दोनों की तो तैयारी कर रहा है, तो अब मुझे जानना है कि यार अब तो 12th में भी है, तो मतलब बोर्ड में पास वगैरह तो होना ही है, 80-90 तो लानी है। तो उसके लिए भाई क्या कर रहा है, कैसी प्रिपरेशन है? तो गाइस जैसा बोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अगर बोर्ड नहीं हुआ तो फिर आगे तो चाहे तुम नीट क्रैक कर लो या फिर आईआईटी क्रैक कर लो, कुछ नहीं होना। तो बोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पर सबसे अच्छी मैं जो बात बताना चाहूँगा वो ये है कि जो बोर्ड रहता है, जो बोर्ड की तैयारी करते हैं वो जो आईआईटी और जो नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है। वो 2 या 1 महीने में पूरी बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो सेटिंग पावर है, पढ़ने की स्टाइल है, जो भी अच्छा टेक्निक है, वो बहुत डेवलप हो जाती है इन 2 सालों में। तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने भी अपना कुछ ऐसे बोर्ड का बनाया था। मतलब बोर्ड का एक अलग शेड्यूल बना रखा है? हाँ, बोर्ड का अलग शेड्यूल बनाया तो था। यार चलो तो यार वो भी देख लेते हैं शेड्यूल बोर्ड का, जो मेरा मैक्सिमम 20 या 10 डेज का था। तो इसमें मैंने इंग्लिश पे इंक्लूड करी है, जैसे कि इंग्लिश में है तो ये फर्स्ट चैप्टर है, जो कि नाम भी देखो, द लास्ट लेसन, ये भी बिल्कुल ही जो। और उसके बाद फिर तुम देख सकते हो पोएट्री वगैरह है, और ये केमिस्ट्री वगैरह सारी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी हैं। तो मतलब ये डेट्स लिख रखी हैं? हाँ, ये डेट्स लिख रखी हैं, इनके अकॉर्डिंग मैं फॉलो करता था। तो इसमें अपनी पूरी अपन को दिख रहा है केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश। तो यार मतलब ये सारी कवर करने में कितना टाइम लग गया अप्रोक्स, कितना टाइम लगा होगा ये सब कवर करने में बोर्ड के लिए? बोर्ड के लिए मतलब अगर तुम अच्छे डेडिकेटेड हो बोर्ड के लिए, हाँ, तो मैक्सिमम 15 डेज तो हो जाएगा। 15 डेज तो मैं मानता हूँ अच्छे से हो जाएगा 15 डेज। मतलब भाई बात यह है कि तुम अगर ढंग से पढ़ो, अगर तुम जेई नीट 15 दिन के लिए छोड़ दो तो बोर्ड्स हो सकते हैं, है ना? आराम से, मतलब 80-90 बन जाएगी, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे अच्छी बात बताऊं, इंग्लिश मेरी 2 दिन में हुई थी। इंग्लिश पूरी कंप्लीट मैंने 2 दिन में करी थी। अब तुम देख सकते हो, मतलब वो यार नहीं, तूने तो फिर भी 2 दिन लगाए भाई। अब जो स्टूडेंट्स है वो तो पढ़ते ही नहीं है इंग्लिश। गजब बेइज्जती है। सुमित जैसे बता रहा था कुछ चीजें इसने बोर्ड लेवल के लिए मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो यार वो भी दिखा एक बार, कहाँ है वो? हाँ, शॉर्ट नोट्स। ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि बहुत इजीली मतलब 5-10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज। यार तुम एक बार देखो भाई, एक बार देखो यार, ये क्या शॉर्ट नोट्स हैं, देखो यार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है भाई ये तो तुम खुद ही बना सकते हो, फिर खुद ही पढ़ सकते हो। हाँ ये है, पर मतलब जिसने बनाया है वो ही पढ़ सकता है, इन्हें कोई और नहीं पढ़ सकता। इसमें तो मतलब सारे चैप्टर एक ही बार में पढ़ लो और एग्जाम देने जाओ। हाँ पूरा ये है, इससे तुम्हारा क्या टाइम बचेगा, क्योंकि जो नीट और आईआईटी एस्पिरेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, पर टाइम भी बहुत कमी होती है। हाँ, तो वो या तो बोर्ड पे फोकस कर ले या फिर नीट पे कर ले। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि तुम्हारा टाइम बचे और तुम्हारा मतलब 5-10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज। यार तो ये देख लो यार, मतलब भाई ये भी बना लो अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो मैंने भी देखो भाई बहुत सुना है, केमिस्ट्री के खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना भाई सुमित? हाँ भाई ये तो है। स्मार्ट स्टडी जो आईआईटी और जेईई में होता है और नीट में होता है, उसमें स्मार्ट स्टडी बहुत काम आती है, तो वो तो बहुत ही जरूरी है।
हाँ तो भाई सुमित, जैसे कि आप रूम वगैरह तो देख लिया, सब कुछ देख लिया, रूम अब कैसा पढ़ता है, शेड्यूल वगैरह सब जान लिया। तो अब कुछ स्टूडेंट जैसे कि उनमें तू भी है, उनका पेपर है नीट जेई का, तो अब उनकी दिक्कत क्या होती है ना यार, वो सिटिंग वगैरह नहीं कर पाते, तो उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह हैं तो यार वो जरूर बताना सभी को। देखो बेसिकली मेरी 3 टिप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ और ये सबको ही फॉलो करनी चाहिए। पहला तो ये है कि मतलब अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ने का इतना अच्छा बनाओ कि अगर कभी तुम्हारा मन ना करे पढ़ने का तो भी तुम मतलब पढ़ सको और बहुत अच्छे से पढ़ सको मन लगा के। तो जैसा तुम देख सकते हो कि मैंने अपना रूम पूरा इतना अच्छा मॉडिफाई कर रखा है, वो रीजन यही है कि ताकि मतलब मेरा मन भी पढ़ाई में लगा रहे और कभी मन बेकार ना हो कि यार अब नहीं पढ़ सकता। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो ये है कि मतलब बहुत 1 हफ्ता मिलता है, 1 हफ्ते में हमको बहुत अच्छे स्मार्ट स्टडी करनी है। तो जैसे कि मैं कोटा में था तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स को देखा था, वो मतलब पूरे हफ्ते में मंडे टू सैटरडे बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे, पूरा फुल डेडिकेटेड होकर। और जो संडे होता था उसमें वो 4-5 घंटे अपने खेलने में और मतलब ऑल अदर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से मतलब बिताते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अपने 2 टाइम टेबल बनाए, एक तो जो वर्किंग डे था वो, और एक था जो मेरा हॉलीडे वर्क था। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें 1 हफ्ते अच्छे से स्टडी करने के बाद रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, रिफ्रेशमेंट जो बहुत जरूरी है क्योंकि तुम रिचार्ज हो जाते हो, अगले हफ्ते के लिए फुली रिचार्ज हो जाते हो, एक्टिवेट हो जाते हो बहुत अच्छी तरह। तो भाई ऐसी बात है कि सब बोलते तो हैं कि पढ़ाई और खेल कूद को मतलब बैलेंस रखो, तो बैलेंस रखना कैसे है, वो 2 टाइम टेबल बना के करना है। एक टाइम टेबल बनाओ वीक की स्टार्टिंग का और दूसरा बनाओ संडे का, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो तो बहुत ही मतलब अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और हर कोई आपको एडवाइस करेगा, तो मैं भी करना चाहूंगा एडवाइस। तो है थर्ड पॉइंट है ये मोबाइल। ये भी मोबाइल दे सकते हो, बहुत ही मतलब इससे क्या है तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और कोटा में अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो हमेशा पढ़ाई के लिए तो ये कीपैड वाला मोबाइल बहुत ही अच्छा होता है। मैं सब कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में वो एंड्रॉइड मोबाइल यूज नहीं करते। उसका कारण ये है कि वो अपने स्टडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, इसको तुम मतलब कीपैड मोबाइल ही यूज करो। तो भाई बात अपनी ये है कि लैपटॉप से खूब पढ़ाई करो और बाकी कीपैड फोन चलाओ कॉलिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए, है ना भाई? भाई यही है। और तुम देखोगे कोटा में हर बच्चे के पास आईफोन मिलेगा, हर बच्चे के पास आईफोन मिलेगा और जिस बच्चे के पास ये मिलेगा वो अलग ही कैटेगरी में शो होगा। अब तुम कैटेगरी खुद डिवाइड कर लेना, आईफोन और छोटा फोन। हाँ तो मतलब वो A1 बैच में पढ़ रहा होगा। हाँ वो A1 बैच, जिसके पास ये मोबाइल होगा वो A1 बैच में। तो भाई तुम सबने देखा कि सुमित ने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसी स्ट्रेटेजीज से वो पढ़ रहा है, कैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह से वो पढ़ रहा है। तो यार वो सब अगर तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना कि तुम्हें अगर जानना है कि वो कौन से मॉड्यूल से पढ़ रहा है, कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, कौन से कोचिंग से पढ़ रहा है वगैरह वगैरह। और यार जो सुमित है वो अपनी फेसबुक चैनल पे शॉर्ट नोट्स वगैरह डाल रहा है, उसने स्टार्ट किया है। अगर तुम नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई वो बहुत तगड़े शॉर्ट नोट्स डालने वाला है। अपने जो उसका फेसबुक चैनल है लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना यार, वो बहुत तगड़े होने वाले हैं, इस बात की गारंटी तो भाई मैं दे रहा हूँ तुम्हें। और यार अगर तुम्हें सुमित की मतलब हॉस्टल वगैरह की जो कोटा में पढ़ रहा है उसकी और ज़्यादा स्टोरीज जाननी है, उसकी वीडियोस, फोटोज या फिर सब कुछ देखना है तो यार कमेंट करके बता देना। तो भाई अब मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।